दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। साथियों, ये पेपर पुणे मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का है और 19 अक्टूबर 2021 का है, यानी अभी रिसेंटली ये पेपर हुआ है। इसमें दोस्तों ट्रेड थ्योरी से संबंधित अपने इलेक्ट्रीशियन के यानी टेक्निकल के 100 क्वेश्चन है। दोस्तों हम इस पेपर का पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, कारण सहित आपको सभी उत्तर एक्सप्लेन करके बताएंगे इसका उत्तर क्यों और कैसे आया। आपसे निवेदन रहेगा इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आप नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपका सपोर्ट चाहिए। हम 100 के सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक हैं, तो सपोर्ट कीजिए, चैनल शेयर ज़रूर कीजिए। इस भाई का स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, 85.99 यानी 86% मार्क्स के आए हैं। अभी तक फाइनल रिजल्ट इसका नहीं आया है, तो उम्मीद है कि इसका सिलेक्शन तो ज़रूर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारा एंड्रॉयड ऐप। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो हमारे ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शायद सभी को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सेटिस्फैक्ट्री कम्यूटेशन ऑफ डीसी मशीन रिक्वायर्स। डीसी मशीन में संतोषजनक कम्यूटेशन बोलते हैं स्पार्किंग होने को। कम्यूटेटर के साथ ब्रश जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाता है उस दौरान स्पार्किंग होती है। इंटरपोल का उपयोग करके हम इसको कम ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये पूछा है कि संतोषजनक कम्यूटेशन हो, इसके लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन ध्यान से देखिए। पहला कह रहा है कि स्मूथ कंसेंट्रिक कम्यूटेटर प्रॉपरली अंडरकट, यानी कम्यूटेटर जो है वो पूरा संकेंद्रित हो और एकदम स्मूथ हो। देखो कम्यूटेटर की सतह बिल्कुल स्मूथ होगी ना, स्पार्किंग कम होगी और खुरदरी सतह पर अधिक स्पार्किंग होगा। दूसरा कह रहा है कि ब्रश शुड बी प्रॉपर ग्रेड एंड साइज, ब्रश उचित वर्ग के हो, उचित आकार के हो, तो ये भी सही बात है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ब्रश शुड स्मूथली रन इन होल्डर्स, ब्रश होल्डर जो पीतल के होते हैं आयताकार आकृति में, उसमें ब्रश जो है वो पूरी तरह से आसानी से मतलब प्रॉपर फिट होने चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। सो ऑल अबव का आएगा, यानी ये जितने भी है ये सब आवश्यकताओं की श्रेणी में ही आएगा। और सिंपल क्वेश्चन है, आपको भी अगर ये क्वेश्चन करने का मौका मिलता तो आप ज़रूर कर देते। देखो इस अगले क्वेश्चन पर तो कोई टाइम नहीं देंगे हम। जनरल डायोड का यूज पूछा है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम में लेते आए, आज तक हमने बहुत देखा है। रेक्टिफायर के रूप में पीएन डायोड को काम में लेते हैं, ऑसिलेटर के रूप में यूजेटी काम में आती है और एम्पलीफायर के रूप में बीजेटी काम आता है। ट्रांजिस्टर होता है ना बीजेटी प्रकार का। उम्मीद करता हूँ मैंने यहाँ आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं 2 नंबर में। आइए जरा अगला सवाल। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो स्क्विरल केज प्रकार की है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, तो वो लगभग फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना के आसपास होता है। क्योंकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, जनरली स्टार डेल्टा से स्टार्ट करते हैं और टॉर्क जो है वो वर्ग वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। वोल्टेज जो हम इसको देते हैं वो लाइन वोल्टेज का √3 गुना देते हैं, तो जिसकी स्क्वायर आप करते हो तो लगभग 1.5 के आसपास आता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा। ट्रांसफॉर्मर बूस्टिंग किस धातु की बनी होती है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई टाइम देने की ज़रूरत है। हाँ, वंस अगेन आपको मैं बता दूँ, ये एक और पेपर है जो निम्मी असाइनमेंट में से आया है, यानी इस पेपर में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो निम्मी के असाइनमेंट में से आए हैं। 4 असाइनमेंट हैं। मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि आप असाइनमेंट को कैसे डाउनलोड करें, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो और चारों पीडीएफ को पढ़ो भैया, पूरा पेपर वहीं से आ रहा है। अभी रिसेंटली ओडिशा में भी पेपर हुआ है एक इलेक्ट्रीशियन का, वो भी पूरा निम्मी असाइनमेंट में से ही आए। ठीक है। और ये बूसिंग क्यों लगाते हैं, इनपुट और आउटपुट टर्मिनलों के संयोजन के लिए बूसिंग लगाई जाती है। स्लिप रिंग सामान्यतः किसकी बनी होती है, स्लिप रिंग फास्फर ब्रोंज की होती है। फास्फर ब्रोंज का ऑप्शन नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन आप ब्रास कर सकते हो। पित्तल की भी स्लिप रिंग बनती है और यहाँ पर ब्रास ऑप्शन नहीं है, फास्फर ब्रोंज है तो वो कर देंगे। कम्यूटेटर का अगर क्वेश्चन हो तो उसके लिए
हार्ड ड्रान कॉपर आएगा, यानी कठोर खिंचा हुआ तांबा जो होता है वो आपको फास्फर ब्रोंज के लिए होता है। अब देखो अगला और बहुत आसान सा क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट पूछी है जब उसको डायरेक्ट स्टार्ट किया जाता है। अगर हम उसको स्टार डेल्टा स्टार्टर से ऑपरेट करेंगे तो करंट कम हो जाएगी, ऑटो ट्रांसफार्मर से चलाएंगे तो कम हो जाएगा, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर लगाएंगे तब भी कम। लेकिन अगर आप DOL स्टार्टर से चलाओगे या डायरेक्ट स्विचिंग ही करोगे, सीधा 3 फेज सप्लाई के साथ लगाओगे, तो लगभग 5 से 7 गुना करंट अपने रेटेड करंट का वो लेती है। ठीक है, इसी तरह से इंडक्शन मोटर का अगर आपसे नो लोड करंट पूछा जाए तो वो रेटेड करंट का 30 से 40% करंट लेती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आसान लग रहे हैं ये मैं मानता हूँ क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी चीज़ें होती है। जब फील्ड में जॉब लग जाओगे तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी देखने को मिलेगी, सामने ज़रूर आएगी। अगला सवाल है दोस्तों, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किसके लिए काम में लेंगे। देखो भाई हम सब जानते हैं सिंक्रोनस मोटर एकमात्र ऐसी मोटर है जिसे हम लैगिंग, लीडिंग और इकाई तीनों पावर फैक्टर पर चला सकते हैं। इस मोटर को हम ओवर एक्साइट करके चलाते हैं, उस समय ये पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में ली जाती है। मोटर को ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर या इसको सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है पेपर में, इस अवस्था में मोटर को क्या कहा जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। जनरली हम इसको लाइन के पैरेलल में लगाते हैं जब हमें पावर फैक्टर सुधारना हो, और वैसे इसको अगर सामान्य उत्तेजना के साथ देखा जाए तो लगभग लेगिंग पावर फैक्टर के आसपास काम करेगी जब यांत्रिक ऊर्जा लेना हो। वैसे ये लेवल एक्साइटेशन में हो तो इकाई पावर फैक्टर पे आती है, अंडर एक्साइट हो तो लेगिंग पावर फैक्टर लेती है। याद जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पावर फैक्टर कैसे बदलेंगे, रोटर की एक्साइटेशन परिवर्तित करके। अगला देखो दोस्तों, ये मराठी में है लेकिन मोटा मोटी मैं इसकी लैंग्वेज समझ गया था और थोड़ा सा मैंने गूगल से ट्रांसलेट भी कर लिया था। और मराठी जितने भी जानते हैं वो प्लीज़ इसको करेक्ट कर देना थोड़ा कमेंट करके कि मेरी कहीं गलत रह जाए तो। सवाल पूछ रहा है कि कंट्रोल पैनल की नियमित देखभाल क्यों करनी चाहिए। ठीक है ना, ये कह रहा है एक कंट्रोल पैनल की अगर आप नियमित देखभाल करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, हमें क्यों क्यों करना चाहिए, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, मशीन और ऑपरेटर की सुरक्षा जो है ना उसके लिए, ठीक है, मशीन और ऑपरेटर दोनों की सुरक्षा हो जाएगी अगर नियमित देखभाल करेंगे तो। ठीक है, बाकी और क्या कह रहा है ये, बाकी ये कह रहा है कि पावर कॉस्ट में कमी आएगी। पावर कॉस्ट में कमी देखभाल से नहीं आएगी, खैर ओवरलोड होने से बचाया जा सकता है। ओवरलोड होने से हम नहीं बचा सकते, वो तो अगर इक्विपमेंट ओवरलोड होगा तो रिले ट्रिप उसको करवा देगी। ठीक है, डी उत्तर रहेगा, मशीन और ऑपरेटर की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। अगला दोस्तों सवाल है कि व्हाट प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोड, मोटर को ओवरलोड से कौन बचाएगा। देखो भाई, ओवरलोड के रूप में सबसे ज़्यादा जिसका हम उपयोग करते हैं वो होती है थर्मल ओवरलोड रिले, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो इस तरह की चीज़ें नहीं पूछ रहा, तो फिर स्टार्टर ही है जिसमें रिले लगती है। ओवरलोड से कौन बचाएगा, स्टार्टर बताएगा। वैसे ही देखो, फील्ड डाइवर्टर, आर्मेचर डाइवर्टर, ये तो गति नियंत्रण की विधियाँ हैं, मोटर को प्रोटेक्ट करने की तो विधियाँ नहीं है ना। और कम्यूटेटर जो है ये मोटर में क्या करता है, डीसी को एसी करने का काम कर रहा है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है ना। चलो इसका चेक करें सही हुआ था कि गलत। वेरी गुड, इसका भी सही हुआ है ना। जिस किसी का भी पेपर है इसने बिल्कुल सही किया है और इतना आसान क्वेश्चन है, सही होना बनता भी है। आप अगर ये पेपर देने जाते हैं तो आपका भी सही होता, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पर। बहुत टैलेंटेड मेरे बच्चे हैं सारे। आओ भैया अगला सवाल पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इन ए कॉन्टैक्टर। एक कॉन्टैक्टर में सहायक संपर्क का काम क्या होता है। मैंने बताया ना, दो होते हैं, एक NO और दूसरा NC। एक नॉर्मली ओपन होता है, एक नॉर्मली क्लोज होते हैं। तो ये क्या इंडिकेशन देने के काम आते हैं, साथ में कॉन्टैक्टर को इनके सप्लाई देने के काम आते हैं। जैसे हमने स्टार्ट कमांड छोड़ दी फिर भी कॉन्टैक्टर लगातार पिकअप रह रहा है, होल्डिंग कॉइल को सप्लाई मिलेगी, NVC को सप्लाई मिलेगी, तभी तो पिकअप रहेगा ना। उसको कौन दे रहा होता है, NO दे रहा होता है, बाद में वो पिकअप होते हैं, NC बन जाता है और फिर वो लगातार कमांड देता है, C आएगा। कंट्रोलिंग का भी काम करते हैं,
इंडिकेशन का भी काम करते हैं, जैसे मोटर ऑन है कि ऑफ है उसका इंडिकेशन आया रहता है। अगर बाई चांस ट्रिप हो गया तो फिर ट्रिपिंग का भी इंडिकेशन आता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रिकमेंडेड टू रन पावर एंड कंट्रोल सर्किट केबल सेपरेटली इन कंट्रोल पैनल रेसवेज। कंट्रोल पैनल में पावर केबल और कंट्रोल केबलें अलग होती हैं। कंट्रोल सर्किट जो होता है ना 110 वोल्ट का हो सकता है, 24 वोल्ट का हो सकता है और 220 का भी होता है। जनरली पावर सर्किट 415 वोल्ट का ही होता है। हमारे पास एलटी सिस्टम है और इसमें ये चीज़ें बहुत हैं, हम हर दिन फेस करते हैं ये चीज़ें। तो दोनों केबल अलग अलग इसलिए होती है टू अवॉइड ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पावर केबल टू कंट्रोल केबल। पावर केबलों में क्या होता है कि करंट ज़्यादा होती है और ज़्यादा करंट होगी तो पावर केबल हीट भी ज़्यादा जनरेट करेगी, वो हीट कंट्रोल केबल पर ना आ जाए उससे बचाव के लिए होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और निम्न असाइनमेंट में से एज इट इज़ पूछा गया था दोस्तों, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर निम्न असाइनमेंट को कवर अप कर लेवें। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल पैनल में या पैनल बोर्ड में केबल के सिरों को टर्मिनेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। एक तो इसका नाम है थिम्बल और दूसरा इसका नाम होता है लग्स। लग बोल दो या थिम्बल बोल दो। ग्रोमेट जो होती है ना वो पूरे केबल को होल्ड करके रखने के लिए होती है। रेसवेज होती है केबल गुजारने के लिए और वायर फेरूल होते हैं तार की पहचान करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, प्रैक्टिकली ये सब है। आप जॉब लग जाओगे फील्ड में, कभी पैनल बोर्ड आपके सामने आया तो ये सारी चीज़ें एक ही पैनल में आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, कमी वोल्टेज सारख्या षष्टी मुलासाठी ये पूछ रहा है कि अंडर वोल्टेज जो होती है, ठीक है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ इसका कंप्लीट इसमें क्या पूछा। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूछना चाह रहा है अपन से कि कम वोल्टेज जो हो वो सारख्या यानी समान आकार में पूछ रहा है, शक्ति यानी पावर कंजप्शन और रेट के लिए या मूल्य के लिए। यानी सवाल ये कह रहे हैं कि कम वोल्टेज रेटिंग वाला है लेकिन पावर कंजप्शन अगर समान हो तो निम्न में से क्या होगा। देखो वोल्टेज रेटिंग कम हो लेकिन पावर सेम हो तो हम सब जानते हैं कि उसके लिए फिर जो आकार होगा ना वो बड़ा होगा, क्योंकि हमने बताया V²/R के हिसाब से अगर अपन देखें तो सेम पावर कैलकुलेट करनी है, कम वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे यानी उसकी आकार थोड़ा सा हमें बढ़ाना होगा। ए ऑप्शन रहेगा, आकार में बड़ा होता है। कम वोल्टेज समान शक्ति वाला अगर कोई है तो फिर वो आकार में दूसरे से तुलना करने पर बड़ा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ए ऑप्शन सही रहेगा। बाकी जिनको अच्छे से मराठी समझ में आती है तो प्लीज़ इसको नीचे कमेंट करना, चारों ऑप्शन और ये पूरा क्वेश्चन। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि विच इज़ द पर्पज ऑफ बुशिंग इन ट्रांसफार्मर। देखो भाई वापस रिपीट हो गया। पहले तो ये पूछा कि बुशिंग किस धातु की बनी होती है और इस बार ये पूछ रहा है कि बुशिंग का काम क्या है। तो मैंने बताया ना इनपुट और आउटपुट कनेक्शन के लिए होती है। आउटपुट और इनपुट टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए बुशिंग लगाते हैं। पोर्सलिन की बनी होती है, बाहर आपको खुद दिखाई दे जाएगी, चीनी मिट्टी की होती है। और ये सारे निम्न असाइनमेंट के क्वेश्चन है दोस्तों। देखो आगे सवाल पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन फेज टू अर्थ टर्मिनल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। वैद्युतिक अधिष्ठापना में फेज और अर्थ के बीच में न्यूनतम इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना है। 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप सभी भी आराम से कर सकते थे। और अगला दोस्तों क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एमीटर के शंट के बारे में सवाल पूछ रहा है। मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोयल का रेजिस्टेंस 5 ओम है, इसको हम RM बोलते हैं, ध्यान रखना, यानी मीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम है। करंट है 50 मिली एम्पियर तो इसको हम IM बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, यानी जिस पर FSD देता है वो। और वोल्टेज नापनी है 20 वोल्ट तो ये हो गया V अपना। अब देखो जब वोल्टेज नापना है ना तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है। सीरीज में ये देखो इसने खुद बोल दिया मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस की गणना करो। दोस्तों सीरीज में रेजिस्टर की गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है RX बराबर RM इंटू N-1 होता है। ध्यान से सुना, कई सारी बातें बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो N होता है ना दोस्तों, इस N की गणना करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। इस N की गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है V/VM का। V का मतलब होता है वो वोल्टेज जहाँ तक रेंज बढ़ानी है
अब हमें 20 वोल्ट तक रेंज बढ़ानी है। वीएम का मतलब होता है वह वोल्टेज जिसका हमें पहले मापन करना है। मीटर पहले से जिसका मापन कर रहा हूँ वह वोल्टेज जिस पर मीटर एफएसडी दे रहा हूँ, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ तो दिया ही नहीं। लेकिन एक तरीका हमारे पास है, क्योंकि हम सब जानते हैं ओम के नियमानुसार V बराबर I इंटू आर होता है। हमें VM ज्ञात करना है तो IM इंटू आर हम कर देंगे। और ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पर IM भी है और RM भी है। देखो ये रहा RM, ये रहा IM, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई। 50 इंटू 5 करेंगे 250 मिली वोल्ट हो गया। मिली हटाएंगे, 1000 का भाग दे देंगे तो 0.25 वोल्ट हो गया। तो देखो V बटे VM करेंगे यहाँ पर, है ना। अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन दोबारा ले लेता हूँ। N गुणक घटक के लिए V बटे VM होता है पहले से जिसका अब मापन करना है 20 वोल्ट है, और पहले जिसका मापन कर रहे थे ये था 0.25। कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 25 8 280 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। कितना आएगा? 80। तो 5 इंटू N-1 80 में से 1 घटाओ तो 79, 5 इंटू 79 करना, ऑप्शन आएगा ए। बताओ दोस्तों, सवाल समझ में आया क्या? किसी को कोई यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या? अच्छा क्वेश्चन है ना। अगला सवाल, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ए मटेरियल विच इज अपोज द फ्लो ऑफ, यानी एक मटेरियल में गुण पाया जाता है कि वो इसका विरोध करे, उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो डी आ जाएगा। धारा प्रवाह में विरोध को ही तो प्रतिरोध कहा जाता है ना। जब धारा में विरोध उत्पन्न होता है प्रत्येक पदार्थ के द्वारा स्वाभाविक, उसी को तो प्रतिरोध कहा गया है। डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जेड एम्पलीफायर इन CRO। कैथोड्रे ऑसिलोस्कोप है ना, उसमें 2 तरह के एम्पलीफायर होते हैं, जेड वाई और जेड बोल सकते हो। यानी एडमिटेंस वाले भी होते हैं और इम्पिडेंस वाले भी होते हैं, या फिर वर्टिकल और हॉरिजेंटल एम्पलीफायर भी बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये जो जेड एम्पलीफायर है इसका काम है टू कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन बीम फॉर अपीयरिंग ओनली ट्रेस पीरियड, यानी इलेक्ट्रॉन बीम की तरफ ट्रेस पीरियड और रिट्रेस पीरियड क्या होते हैं? 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको ट्राइंगल वेव इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ट्रेस और रिट्रेस 2 पीरियड होते हैं। जब मान ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है ना, उसको ट्रेस पीरियड बोलते हैं, और जब ये नीचे की तरफ घट रहा है तो इसको रिट्रेस पीरियड बोलते हैं। ए उत्तर सही आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क किन किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रेरण मोटर के द्वारा जो भी टॉर्क उत्पन्न हो रहा है उसमें मैक्सिमम टॉर्क की गणना, मैक्सिमम टॉर्क 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती। दूसरा, रोटर रिएक्टेंस यानी X2 के समानुपाती। और तीसरा, फ्रीक्वेंसी पर तो निर्भर है ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से फ्लक्स बनता है, फ्लक्स से टॉर्क आता है। तो अपना यहाँ पर ऑल अबोव का ऑप्शन सही रहेगा, तीनों गुण सही है। अगला सवाल, इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग का कारण क्या है? पहले तो देखो, क्राउलिंग बोलते किसको है? सिंक्रोनस गति के 7वें भाग पर जब रोटर गति आ जाती है, सिंक्रोनस गति के 7वें भाग पर रोटर गति आती है तो उसको क्राउलिंग बोलते हैं। और ये इंडक्शन मोटर में हार्मोनिक्स के कारण होती है, 7वें हार्मोन के कारण ही उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर में घूमने का कारण क्या है? रोटर क्यों घूमता है भाई? स्टेटर और रोटर के चुंबकीय क्षेत्र की आपसी प्रतिक्रिया के कारण घूमता है। दोनों के बीच सापेक्ष गति आती है जिससे रोटर में ईएमएफ बनता है, रोटर खुद का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं। बी उत्तर यहाँ पर दोस्तों सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? लेफ्ट हैंड रूल मोटर में चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करने का काम आता है, और राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ की गणना करने के काम आता है। यानी अगर राइट हैंड का होता तो अपन सी उत्तर कर देते, अभी बी ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी मोटर ऐसी है जिसमें कोई वाइंडिंग नहीं होती, कोई कम्यूटेटर नहीं होता, कोई ब्रूस नहीं होता? भाई बहुत डिटेल से मैंने ये मोटर करवाई है। इस मोटर का नाम है स्टेपर मोटर, ये स्टेप्स में गति करती है। डी उत्तर सही रहेगा।
कौन सी डीसी मोटर क्रेन और होइस्ट के लिए लेंगे तो सीरीज मोटर है, ट्रैक्शन कार्यों के लिए सीरीज मोटर, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क इस मोटर का होता है, क्योंकि इसका टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि वाइल यूजिंग ए लेदर आस्क द हेल्पर टू होल्ड लेजर अगेन। लेदर का मतलब यहाँ पर बताऊँ क्या है, देसी भाषा में तो अपन बोलते हैं इसको सीढ़ी, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर। आप पोल पर चढ़ रहे हो, दीवार पर चढ़ रहे हो, आपने सीढ़ी लगाई है, तो वो सीढ़ी अपनी जगह पर रुकी हुई है कि नहीं, हमें ये तो पूछना है कि कहीं वो स्लिप तो नहीं हो जाए। ठीक है ना, जो हेल्पर हमारा असिस्टेंट जो है उससे हमें क्या पूछना है, पॉसिबल स्लिपिंग, कहीं वो स्लिप तो नहीं हो जाए भाई, ये पूछना है उससे, है ना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में 25 क्वेश्चन ही करवाएंगे। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, कर लीजिए सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।